हाय फ्रेंड्स, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज आज हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों को नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हों। आज का पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। अथवा वाचन का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। अथवा अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है? मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, वाचन पढ़ना और लिखना। अभिव्यक्ति वाचन सस्वर एवं मौन। वाचन का अर्थ भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा का तो वाचन पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याप्त पर्याय पठन और वाचना भी है। लुईस के अनुसार, लुईस की एक परिभाषा है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित धनराशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण तथा उसका पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, वाचना, पठन और वाचन है। वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है, बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। दूसरा है, वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। तीसरा है, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। चौथा है, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता को उत्पन्न करना। पांचवा है, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ का वाचन इस प्रकार कर सकें कि सुनने वाला सरलता से समझ सके। छठवां है, छात्रों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। सातवां है, बालकों को क्रमशः त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, अर्थात वे अपने एक दृष्टि विराम में अधिक से अधिक शब्दों व वाक्यों को ग्रहण कर सके। आठवां है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त छात्र कहानियों, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों तथा समाचार पत्रों को पढ़ने में रुचि लें तथा इस प्रकार मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञान क्षेत्र का विकास हो। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित। अभिव्यक्ति मनुष्य के मन में भावना और विचारों का उद्भव होता रहता है। वह जब भी जो कुछ देखता है, जो वह दृश्य उसके मस्तिष्क में दृष्टि बिंब बनता है, कोई ध्वनि सुनता है तो उसका श्रुति बिंब बनता है, जब वह दूसरों के विचार सुनता या पढ़ता है तो विचार बिंब बनता है। ये सभी बिंब
तथा व्यक्ति के पूर्ण अनुभव मिलकर मिश्रित नए नए विचारों या भावों की अनुभूति कराते हैं। वह उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है। व्यक्ति अपनी अनुभूति को प्रकट करने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहता है। व्यक्ति की अनुभूति का यह प्रकटीकरण अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को अर्थपूर्ण शब्दों में इस प्रकार प्रकट करता है कि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसके आशय को भली प्रकार समझ ले। सार रूप में विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाना अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति दो तरह से प्रकट की जा सकती है, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है जब व्यक्ति अथवा बालक अपने अंतःकरण में स्थित विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरे के समक्ष बोलकर अभिव्यक्त करता है तो यह उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य: पहला है समाज के विभिन्न सदस्यों से शिष्टतापूर्वक वार्तालाप करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है बालक अपने दैनिक जीवन में जो सुनते हैं, देखते हैं तथा पढ़ते हैं उसे शुद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3 है बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर 4 है बालकों की रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों को समझना। नंबर 5 है बालकों में प्रसंग के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, शब्दों एवं सूक्तियों के प्रयोग की क्षमता उत्पन्न करना। छठवां है बालकों इस योग्य बनाना कि वे शिक्षक व समाज के सम्मुख प्रश्न रखकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। सातवां है बालकों को व्यावहारिक पक्ष की विशेष शिक्षा प्रदान करना। आठवां है बालकों के संकोच तथा झिझक को दूर करना। नौवां है बालकों में उच्चारण शुद्ध करना। 10वां है बालकों को धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास कराना। 11वां है बालकों में प्राप्त ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की योग्यता उत्पन्न करना। 12वां है बालकों में भाषा अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न करना। 13वां है बालकों की क्षमताओं का स्वाभाविक विकास करना। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का क्या महत्व है? उत्तर है सस्वर वाचन शिक्षण का वह चरण है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ बोलना। जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियों और वाचन संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उनका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मौन वाचन लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में
ओष्ठ नहीं हिलते। जड़ महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों को बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। सस्वर वाचन में बोलने के कारण थकान शीघ्र आती है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रेयोम रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है। सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी यह बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्रायः मौन रूप में होता है। मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसाकर नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों में अंगुलियां तो नहीं फेर रहे हैं। मौन वाचन के दो भेद हैं, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला कर्ता। उदाहरण के लिए सुरेश राधा से खाना पकवाता है। अगला प्रश्न है, कबीर के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, जीवन परिचय। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं, तथापि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी के मगहर में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मंजरी के अनुसार हुई थी। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी के साहित्य का परिचय दीजिए। रचनाएं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं विविध प्रकार की हैं। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य के क्षेत्र में अपार योगदान दिया। आपने मौलिक और अनूदित दोनों ही प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। आपने उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना आदि क्षेत्रों में लेखन किया है। आपकी रचनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मौलिक काव्य, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, महाकाव्य, पद्य प्रसून, परिजात, प्रेमांबु वारिधि, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, रसिक रहस्य, पद्य प्रमोद, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते, वत्सलता, उपहार, बाल,
कवितावली, पवित्र पर्व, मर्म स्पर्श, शतसही, स्वर्गीय संगीत, रस कलश आदि। दूसरा है उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। तीसरा है नाटक, रुखमणि परिणय, प्रद्युम्न विजय, व्यायोग्य। चौथा है आलोचना निबंध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर, वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ, नीति निबंध आदि। अगला प्रश्न है निम्न साहित्यकारों के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। पहला है महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय। रहस्यमय गीतों की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उनकी माता श्रीमती हेमरानी वर्मा हिंदी की विदुषी और धार्मिक स्वभाव की थी। महादेवी ने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के उपरांत प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। सन 1967 में आपने यहाँ से अवकाश ग्रहण किया। आप इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 को आपका निधन हो गया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। साम्य कृति एवं आपको साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन परिचय है। हिंदी में ओजस्वी राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ। आपने अनेक शासकीय पदों पर कार्य किया। हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1974 में आपका स्वर्गवास हो गया। तीसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जीवन परिचय। भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री रामचरण लाल गुप्त स्वयं अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य प्रतिभा और धर्मपरायणता पैतृक दाय के रूप में प्राप्त की। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। आपने स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय प्राचीनता का आपने गंभीर मंथन किया और काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक और पौराणिक व्याख्यानों को स्थान दिया। गुप्त जी की काव्य प्रतिभा का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन के माध्यम से हुआ। गांधी जी और आर्य समाज से प्रभावित गुप्त जी आरंभ से अपने काव्य में प्राचीन इतिहास का गौरवगान करते रहे। आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया।
साकेत महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। आपको भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त है। सन 1964 में आपका निधन हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे हमें मोटिवेशनल प्राप्त होता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आगे हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट जूनियर की परीक्षा की तैयारी के लिए भी वीडियो आगे बनाएंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।